अस्सलाम वालेकुम। पेशे खिदमत है कहानी सदियों का सहर। नेक्स्ट एपिसोड। हुमायूं के हलक से हज़ियानी अंदाज में निकल रहा था, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। फिर वो दो जानू बैठ गया और उसकी गर्दन सादान के कदमों में जा पड़ी। मुझे मुआफ़ कर दो, शहनशाहों के शहनशाह के दस्ते रास्त, मुझे मुआफ़ कर दो। मिस्र के फरमा रवा, मुझे मुआफ़ कर दे। मुझसे गलती हुई, मुझसे भूल हुई। अब हमारी हैरान होने की बारी थी। हुमायूं ने सादान को अजीब से अंदाज में पुकारा। ना जाने सादान को क्या हुआ, वो झुका और उसने अपना हाथ हुमायूं के सर पर रख दिया। खड़ा हो जा, मैं तुझसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। सादान के लहजे में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो गई। हुमायूं ने गर्दन उठाई और फिर मुअद्दब अंदाज में खड़ा हुआ और वो 2 कदम पीछे हट गया। मुझे अफसोस है, मुझे तो तेरा इंतज़ार था। तू ही तो है जो इन खित्तों की तकदीर बदलेगा, तू ही तो है जो मेरा मुआविन साबित होगा। हाँ, हम दोनों का मिशन एक ही है। मैं और प्रोफेसर ताज्जुब खेज नज़रों से हुमायूं को देख रहे थे। तब सादान ने पूछा, लड़की कहाँ है? अंदर मौजूद है आका। मैंने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, कोई ज़रर नहीं पहुंचाया, वो सुकून से है। लेकिन तुम उसे यहाँ क्यों उठा लाए? तू जानता है आका, ये कहानी कोई और नहीं जान सकता, लेकिन तू जान सकता है। देख, मेरी आंखों में देख, मेरे चेहरे पर देख और अंदाज़ा लगा कि मैं उसे क्यों उठा लाया हूँ। सादान उसकी आंखों में देखने लगा। उसकी आंखों और चेहरे पर धुआं धुआं सा हो रहा था। फिर वो आहिस्ता से बोला, तो ये बात है। क्या बात है सादान? मैंने सादान के शाने पर हाथ रख कर कहा और वह चौंक पड़ा। उसने अजीब सी आंखों से मुझे देखा, जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने दोनों हाथों से सर को थाम लिया। नहीं चचा जान, इसका इकदाम ज़रूरी था, दुरुस्त था। इसकी बका के लिए ये ज़रूरी था। क्या बकवास कर रहे हो? तुम लोग मेरी बच्ची को उठा लाए हो और अपनी अपनी हाँक रहे हो। मैं कहता हूँ फ़ौरन मेरी बच्ची मुझे वापस कर दो। प्रोफेसर ने आगे बढ़कर हुमायूं का लिबास पकड़ लिया और उसने गर्दन झुका दी। मैं कुछ ना कहूँगा। अब मेरे लिए तुम लोग बहुत मोहतरम हो गए हो। मैं एक लफ्ज़ भी नहीं बोलूँगा। मेरा तर्जुमान मेरा आका है, उसने कहा और सादान परेशान निगाहों से मुझे देखने लगा। क्या बात है सादान? मैंने सरगोशी से उससे कहा, चचा जान, तफसील बाद में बताऊंगा, किसी तरह इस मामले को संभालिए पहले। यह ज़रूरी था कि हुमायूं पॉल को उठा लाए, ये बहुत ज़रूरी था चचा जान। मैं आपको सारी तफसील बता दूंगा। वो तो ठीक है, लेकिन हम प्रोफेसर को इसके लिए किस तरह तैयार कर सकते हैं? क्या गुफ्तगू कर रहे हो तुम लोग? मुझे भी बताओ। ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। तुम तो मेरे साथी थे, ये क्या हो गया? ये आदमी, इसने मेरी बेटी को अगवा किया है। प्रोफेसर बोला, हुमायूं पॉल को बुलाओ। मैंने कहा और उसने एक बार फिर गर्दन झुका दी। फिर वो दरख्त के उस खोखले तने की तरफ रुख करके बोला, रुख लाला बाहर आओ। हमने इस नए नाम पर दरख्त की तरफ चौंक कर देखा, लेकिन चंद ही लम्हात के बाद पॉल उस दरख्त के खोखले तने से बरामद हुई। वो इंतहाई खूबसूरत लिबास में मलबूस थी, जिसमें जगह जगह बारीक पत्थर लगे हुए थे। सर पर एक अजीब सा ताज पहने हुए, जिसमें हीरे जगमगा रहे थे। होंठों पर मुस्कुराहट थी और चेहरे पर एक अजीब सी शगुफ्तगी। वह बड़े करौफर से चलती हुई बाहर आ गई। प्रोफेसर 2 कदम पीछे हट गया। नहीं, नामुमकिन। ये इतनी मुतमईन है? कैसे? आखिर कैसे? वो मुतहय्यराना अंदाज में बड़बड़ाता हुआ बोला। पॉल उसी पुरवकार अंदाज में चलती हुई प्रोफेसर के पास पहुंच गई। उसके होंठों पर बड़ी पुरसुकून मुस्कुराहट थी। पॉल, तू ठीक तो है? तू ठीक तो है मेरी बेटी? मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? हाँ बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन क्या तू इस शख्स को जानती है? जानती नहीं थी, लेकिन अब जानती हूँ। मेरा मतलब है, तू यहाँ खुश है? प्रोफेसर ने बेचैन अंदाज में अपना सवाल दोहराया। पॉल ने हुमायूं की जानिब देखा और हुमायूं ने गर्दन झुका दी। रुख लाला, अगर तू मेरे साथ मुतमईन है, अगर तू मेरे मकसद से मुत्तफिक है, तो इन लोगों को इत्मीनान दिलाना तेरा काम है। लेकिन ठहरो, मेरा ख्याल है कि यहाँ खुली जगह खड़े रहना मुनासिब नहीं। आओ मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों, मेरे साथ आओ। हुमायूं ने कहा और प्रोफेसर ने पीछे हटते हुए कहा, नहीं, तू जादूगर है, तूने इस पर जादू कर दिया है। हम तेरे साथ कहीं नहीं जाएंगे, बस मैं पॉल को लेकर जा रहा हूँ। सुनो मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग, तुम ज़रूर इसे ले जा सकते हो, लेकिन ये अब तुम्हारे लिए अज़ाब बन जाएगी। ये मेरे बगैर अब एक लम्हा भी जिंदा नहीं रह सकती। ये मेरी है, मुझे चाहती है, मुझसे मोहब्बत करती है। नहीं, ये सिर्फ तेरा जादू है जिससे तूने इसे मशहूर कर दिया है। अगर ये भी है तो फिर तुम ये समझ लो कि तुम इसे दुनिया के किसी खित्ते में भी ले जाओ, लेकिन ये मेरी ही जानिब भागेगी। तुम इसे पकड़ते रहोगे, लेकिन ये मुझे ढूंढती रहेगी। इस कोशिश में इसकी जान भी जा सकती है। नहीं, प्रोफेसर ने ढाल लहजे में बोला। मैंने प्रोफेसर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, प्रोफेसर, अगर पॉल खुश है तो फिर तुम्हें एतराज़ नहीं होना चाहिए। इसकी ज़िंदगी के लिए
लगता है जैसे ये सब कुछ ज़रूरी है। क्या हो गया ये? इसका मकसद है कि पॉल अब इन्हीं पहाड़ों में भटकती रहेगी और इस तरह इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। नहीं, मेरा इल्म कहता है ऐसा नहीं होगा। तुम आओ तो सही, हुमायूं ने कहा और हम सब दरख्त के उस खोखले तने की जाने बढ़ गए। तना इतना वसी भी नहीं था कि हम सब उसमें समा जाते। ताज्जुब की बात है ये हमें कहाँ ले जा रहा है, लेकिन तने में दाखिल होकर हमें एक और हैरत से दो चार होना पड़ा। तने के सुराख के बाद सीढ़ियाँ बनी हुई थीं। हम उनसे उतरते हुए बिल आखिर एक बहुत ही कुशादा जगह में पहुंच गए। एक बहुत बड़े हॉल की शक्ल थी, चौकोर हॉल था। दीवारें पथरीली थीं और ये यकीनन इंसानी हाथों का कारनामा था। इस कमरे में दुनिया जहान की आसाइश थी। उम्दा किस्म के प्याल के ढेर पर खाने के बर्तन रखे हुए थे। बैठने के लिए पत्थरों को तराशा गया था और उन पर जानवरों की खाल चढ़ा दी गई। मजमूई तौर पर यह एक ऐसी जगह थी जिसका इस वीरान इलाके में तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। हुमायूं ने हमें बैठने के लिए कहा और हम सब बैठ गए। तब वो सादान की तरफ रुख करके बोला, मेरे आका, मेरे मालिक, आप ही मेरे मकसद की तशरीह कर सकते हैं। ये लोग आपके सरपरस्त हैं, आपको यहाँ लेकर आए हैं, इसलिए आप मेरे लिए जिस कदर काबिल एहतराम हैं मैं जानता हूँ, लेकिन अब मेरा मिशन तुम्हारी आंखों के सामने है। आप ही इन्हें मुतमईन कीजिए। सादान मेरी तरफ रुख करके बोला। हुमायूं सरजमीन मिस्र से ही ताल्लुक़ रखता है। ताबिश और तालिश के ख़ास गुलामों में इसका शुमार किया जाता था। उस वक्त के जब हमारे अजदाद की कहानी शुरू हुई, हुमायूं हमारे साथ ही सहराए आज़म में आया। यहाँ हालात कुछ ऐसे हुए और इसे कैद कर लिया गया। आसमानों से इसके लिए तय किया गया कि ये सहराए आज़म ही में रहेगा और देवी पर निगाह रखेगा। सो यही हुआ। ये यहाँ आबाद हो गया, लेकिन इसे कायम रखने के लिए कुछ और लवाजमात भी दरकार थे। ये अपनी नस्ल नहीं बढ़ा सकता था, इसलिए इसे सहराए आज़म से बाहर की औरत से शादी की ज़रूरत थी। सो यूँ हुआ कि एक स्पेनी सौदागर इस जानिब से गुजरा। सहराए आज़म अफ्रीका में भटकता हुआ इस जगह पहुँच गया जहाँ हुमायूं का क़याम था। यहाँ हालात ने इतनी संगीन शक्ल इख्तियार की कि इसने अपनी बेटी हुमायूं के हवाले कर दी और हुमायूं ने उससे शादी कर ली। उसके बतन से एक लड़का पैदा हुआ जो हुमायूं का जानशीन था। हाँ, ये अब्दियत नहीं रखते। इनकी ज़िंदगी एक मखसूस हद तक होती है और उसके बाद एक आम आदमी की तरह इनकी मौत वाक़ई हो जाती है। लेकिन बाप का इल्म बेटे के सीने में मुंतकिल होता रहता है और वो अपने तौर पर ही वही सब कुछ करता है और बन जाता है जो उसका बाप होता है। चुनांचे ये कदीम हुमायूं की नस्ल का 9वां आदमी और अभी तक ये अपना साथी मुंतखब नहीं कर सका क्योंकि उसे बैरूनी दुनिया ही से आना था। यूं इस शख्स को पॉल नजर आई और इसने अपनी ज़िंदगी का मकसद पा लिया। लेकिन इसे क्या हक पहुंचता है कि किसी की मर्जी के बगैर उसकी बेटी पर कब्जा कर ले? प्रोफेसर ने कहा। मोहतरम, अव्वल तो पॉल आपकी बेटी नहीं, दूसरी बात यह कि ये तो पॉल का मुकद्दर था। तकदीर इसे इस सिमत ले आई। पॉल से पूछिए, उसने तो हकीकत पा ली है और उसे अब इस बात से कतई इनकार ना होगा कि हुमायूं की दुल्हन कहलाए। आप ये सवाल पॉल से कर सकती हैं। हाँ बाबा, हुमायूं के बगैर मेरी ज़िंदगी नामुकम्मल होगी। आपका जहाँ दिल चाहे चले जाइए। आपकी दुनिया आपको मुबारक, मैंने अपनी मंजिल पा ली है, पॉल ने जवाब दिया और प्रोफेसर उसकी शक्ल देखने लगा। वो बज़ाहिर किसी सहर के ज़ेर असर नहीं थी। मैं भी बेख्तियार मुस्कुरा दिया क्योंकि रात ही को सादान मुझसे इस परेशानी का इजहार कर चुका था कि पॉल उस पर मुल्तफित है। इस तरह सादान की जान भी छूट गई। लेकिन प्रोफेसर तजब्जुब के आलम में था। वो बार बार पॉल की शक्ल देखने लगा। हुमायूं ने कहा, रुख लाला, अपने अजीज़ों का खैर मकदम करो, इनकी खातिर मदारत करो। ये हमारे मेहमान रहेंगे। बहुत थोड़ा वक्त है जब ये मेरा मकसद समझ लेंगे और मुझसे ताउन करेंगे। पॉल ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से उठी और उस हिस्से की तरफ चली गई जहाँ खाने पीने की चीज़ों के अंबार लगे हुए थे। उसने उनमें से चंद चीज़ों का इंतखाब किया और उन्हें हमारे सामने सजा दिया। तमाम चीज़ें तरोताज़ा थीं, उम्दा किस्म के फल, खुश्क मेवे और ऐसी ही चीज़ें, और पनीर के ढेर लगे हुए थे। ना जाने हुमायूं ने यह सब कहाँ से मुहैया किया। सहराए आज़म के इस खित्ते में इन तमाम चीज़ों का वजूद ताज्जुब खेज़ था, लेकिन ताज्जुब खेज़ तो खुद हुमायूं की अपनी ज़ात भी थी। शक्लो सूरत से यूरोपियन नज़र आने वाला ये शख्स बड़े शस्ता लहजे में गुफ्तगू कर रहा था। मैंने प्रोफेसर को भी मजबूर कर दिया कि वो इन चीज़ों में से कुछ खाए। बहुत अरसे बाद हमें ऐसे लवाजमात मुहैया हुए थे। मेरे कहने सुनने पर प्रोफेसर भी खाने में शरीक हो गया। हुमायूं सादान की वजह से बहुत मुतासिर नजर आ रहा था। वैसे मेरे लिए बड़ी हैरत अंगेज बात थी। मैं ये भी सोच रहा था कि कुदरत ने जो कुछ किया बेहतर है। मुझे और सादान को तो पॉल से बस इस कदर दिलचस्पी थी कि वो प्रोफेसर की बेटी थी और हम में आज शामिल हुई। प्रोफेसर का मसला किसी हद तक जायज़ था। उसने बिलाखिर पॉल को अपनी बेटी की हैसियत से परवरिश किया था और उसके मुस्तकबिल के लिए उसने सहराए आज़म में अपनी तवील ज़िंदगी वक्फ कर दी और बड़े एहतराम और आराम से एक कबीले में एक मुअज़्ज़ज़ आदमी की हैसियत से रह रहा था।
वहीं उसकी ज़िंदगी गुजर जाती, लेकिन उसने पॉल के लिए अपने आप को मुहज़्ज़ब दुनिया में ले जाने के लिए आमादा किया। अब अगर उसके सामने बात आती है कि इस वैशी दुनिया का ही एक मर्द पॉल पर अपना तसल्लुत जमा कर और उसे यहाँ महसूर करना चाहता है, तो उसका दिल बेचैन होना एक कुदरती बात थी। लेकिन मौजूदा सूरत हाल को क्या कहा जाता। यहाँ की पुरस्कार दुनिया कहानियाँ हमारी समझ से बाहर थीं, लेकिन उनकी एक हकीकत थी। खास तौर पर मैं सादान के मसले पर एक बार फिर मुतहय्यर रह गया। हुमायूं जैसा जादूगर सादान को अपना आका कह रहा था और सादान ने भी इस बात को तस्लीम कर लिया। बड़ी हैरत अंगेज बात थी। पता नहीं सादान का ये झगड़ा कहाँ तक तूल इख्तियार करे। मैं इसमें मुलविस था ही, खुद मेरी अपनी ज़िंदगी क्या थी। इन्हीं तमाम मामलात में मुलविस होकर रह गया। मेरा अपना तमाम मसला भी तकरीबन ख़त्म हो ही गया था, और जिस तरह प्रोफेसर को पॉल से दिलचस्पी थी, उसी तरह मुझे सादान से मोहब्बत। मैं सादान को अपनी औलाद की तरह समझता था। उसके अलावा मेरी ज़िंदगी में था ही क्या। इस अजीबोगरीब कमीनगाह में रात हो गई। पॉल ने हस्बे मामूल हमारे लिए खाने पीने का बंदोबस्त किया। यूँ महसूस होता था जैसे पॉल इस गार के तमाम राजों से बखूबी वाकिफ़ हो, जो एक हैरत अंगेज़ बात थी। ये शख्स जो यूरोपियनों जैसी शक्ल रखता था, बेहद पुरस्कार मालूम होता। उसकी आंखों की सब्ज चमक रात की तारीकियों में इतनी गहरी हो गई कि हम उससे निगाहें न मिला पाए। अलबत्ता पॉल खुश थी। उसके होंठों पर मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट फैली हुई थी, और यूं लगता था जैसे वो यहाँ आकर बेहद खुश और मुतमईन हो। रात के गहरे होने के साथ साथ हुमायूं में हैरत अंगेज तब्दीलियां पैदा हो गईं। वो हमारे साथ आ बैठा। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं अपने आका के साथ ताउन पर आपका शुक्रगुजार हूँ, और सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि रुखे लाला मुझे आप ही के जरिए मिली है। मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरी ज़िंदगी में वो क्या अहमियत रखती है। अगर मुमकिन हो सके तो आप इस तवील कहानी से वाकिफ़ हों, और अगर नहीं है तब मेरी ये ज़रूरत नहीं कि मैं ये कहानी आप लोगों को सुनाने की कोशिश करूं, क्योंकि मेरा आका सब जानता है। मेरे आका ने मेरी पुश्त की तीसरी नस्ल को शायद ये एजाज़ बख्शा था कि वो देवी के खिलाफ अपने आका की मदद करे, लेकिन मेरी बदनसीबी उस तीसरी नस्ल के शख्स को कामरानी अता ना हो सकी। वो इल्म मेरे सीने में मुंतकिल हो गया जिसके तहत मुझे काम करना था। मैंने अपने अजदाद की काविशों का जायज़ा लिया और एक फ़ैसला किया। मैंने सोचा कि देवी के खिलाफ बराह रास्त काविश अब तक नाकाम होती रही है। कहरो गजब की वो देवी बेपनाह पुरस्कार कुव्वतों की मालिक है। उसका जादू अजीम है। बिलाशुबा वो सब कुछ कर सकती है, और सहराए आज़म में उसके मुकाबिल कोई जादूगरनी मौजूद नहीं, चूँकि वो हमेशा से जिंदा है और शायद हमेशा जिंदा रहेगी। इसलिए उसके तजुर्बात बहुत वसी हैं, और उसकी निस्बत हम लोग बेहद कम तजुर्बे के हामिल। बराह रास्त कोशिश से वो वाकिफ़ हो जाती है और अपना बंदोबस्त कर लेती है। मेरे इल्म ने मुझे मेरे आका के बारे में बताया, और बताया कि बहुत जल्द शायद मेरी ज़िंदगी ही में मुझ तक पहुंचने वाला है। चुनाचे तवील अरसे से मैंने देवी के खिलाफ सफ आराई शुरू कर दी। मैंने कुर्बजवार के कबीलों में बेचैनी पैदा की, उनका इंतखाब किया, और ऐसे लोगों का इंतखाब किया जो इस बेचैनी के नतीजे में देवी के खिलाफ सफ आरा हो सकते थे। ऐसे 8 कबीले मेरे बताए हुए रास्तों पर चल पड़े, और ये एक हैरत अंगेज इत्तफाक ही नहीं बल्कि मेरे लिए एक खुशखबरी है। इस दौर में उन लोगों ने जंग का आगाज़ किया जब मेरा आका मुझ तक पहुंचा। मैं पेशगोई करता हूँ कि आका का वक्त कितना भी लग जाए, लेकिन उसका इख्तिताम मेरे आका के हाथों ही होगा, जो उसे मौत की उस मंजिल में पहुंचा देगा जिसे वह भूल चुकी है, और जिसके बारे में उसे यकीन है कि वो उसे कभी नहीं आएगी। हाँ, मेरा इल्म कहता है कि सदियों पुरानी इंतकाम की इस कहानी का इख्तिताम मेरा आका ही करेगा। हुमायूं वजद के आलम में बोल रहा था, और सादान की आंखें शीशे की गोलियों की मानिंद चमक रही थीं। उन आंखों में खून की सुर्खी लहरा रही थी, और उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। सादान ने मुझसे कहा था कि वो पुरस्कार कुव्वतें उसका साथ छोड़ चुकी हैं जो यहाँ तक उसकी रहनुमाई करती रही हैं। उसकी ये बात सुनकर मैं किसी हद तक परेशान हो गया था कि सादान को मिलने वाली मदद ख़त्म हो चुकी है, और अब वो कहीं मुश्किलात का शिकार न हो जाए। लेकिन हुमायूं जैसे आदमी को देखकर मुझे किसी कदर इत्मीनान हो गया। ये अजीबोगरीब इंसान जो बेपनाह सलाहियतों का मालिक है, यकीनन सादान का ज़बरदस्त दस्ते रास्त हो सकता है। फिर हुमायूं ने कहा, वो 8 कबीले जो मेरी वजह से देवी के शदीद खिलाफ हो गए थे, जंग करने निकल खड़े हुए हैं, और देवी के इलाके के कुर्बोजवार में फैले हुए हैं, और कबाइल पर ज़रबकारी लगा रहे हैं। नतीजा क्या होगा मैं उसका इल्म नहीं रखता, क्योंकि ये तमाम चीज़ें कबीलों की और उसके लड़ने वाले जंगजुओं की सलाहियतों पर मुनहसिर हैं। लेकिन आका, मैंने देवी को शदीद ज़हनी इंतशार का शिकार कर दिया है। उसने आज तक यही जाल फैलाया हुआ था कि अपनी जादुई कुव्वतों को बुरुए कार लाकर कुछ कबाइल को मुराद बख्श दी थी, और कुछ को उसने पसेमानदा रहने दिया था। जिन कबाइल को उसने मुराद बख्शी थी वो पसेमानदा कबीलों पर हावी थे, और पसेमानदा कबीले उनको जुल्म सितम के बोझ तले सिसक रहे थे। मैंने उन पसेमानदा कबीलों को उभारा और उन्हें उन कबीलों के खिलाफ जंग करने पर आमादा कर लिया। अब ये जंग दूर दूर तक फैली हुई है। इससे मैं देवी की वो इनफरादी कुव्वतें तोड़ना चाहता हूँ जिसकी वजह से आज तक कोई कामयाबी नसीब नहीं हुई।
باقی رہی اس کی اپنی طاقت، تو اس کی بہت بڑی طاقت ان جنگوں میں مصروف ہے اور اب وقت ہے کہ ہم اس تک پہنچ سکیں۔ سادان بے اختیار کھڑا ہو گیا۔ میں اس تک پہنچنا چاہتا ہوں ہمانو، وہاں تک میری رہنمائی کر۔ آقا، میں نے تیرے لیے ایک الہ عمل مرتب کر دیا ہے اور وہ وقت دور نہیں جب میں تجھے اس کے پاس روانہ کر دوں گا۔ میں اور پروفیسر ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کو سن رہے تھے۔ پھر ہمانو نے کہا، اس کا علم لامحدود ہے، وہ یقیناً اپنے علم کی قوتوں سے یہ پتہ چلا لے گی کہ تو کون ہے اور اس کے بعد تیرے خلاف صفارہ ہو جائے گی۔ لیکن آقا، اس کی فکر نہ کرنا، صدیوں سے عظیم قوتیں تیری محافظ ہیں اور وہ یہاں تجھے تنہا نہ چھوڑیں گی۔ ہمانو کا علم تیرے ساتھ ہے۔ میں تجھے ایک ایسی چیز دوں گا جس سے تو یہاں کے قبائل میں بھی ممتاز ہوگا اور دیوی کا جادو بھی تجھ پر فوری طور پر اثر نہیں کرے گا۔ وہ چیزیں میں اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتا تھا آقا، مجھے اس کی اجازت نہ تھی۔ وہ صرف تیری ملکیت ہے اور تیرے لیے محفوظ رکھی تھی۔ رات کو جب سب لوگ سو گئے تو پروفیسر نے میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، مجھے تو یہ آدمی غلط معلوم ہوتا ہے۔ کیوں پروفیسر؟ میں نے پوچھا۔ بس اس کی حرکتیں مجھے کچھ مشتبہ نظر آتی۔ سادان جوان ہے اور اس کے دل میں انتقام کا سودا سمایا ہوا ہے۔ کوئی بھی باعلم شخص اپنی قوتوں سے کام لے کر کسی بھی شخص کے بارے میں معلومات کر سکتا ہے، جس طرح مرجانہ نے ہمارے بارے میں معلوم کر لیا۔ ہمانو چونکہ خود بھی دیوی سے دشمنی رکھتا ہے، اس لیے اگر جادو کے زور سے اس نے سادان کا مقصد معلوم کر لیا تو یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں۔ ایسی صورت میں تم سوچ لو کہ کہیں تمہارا یہ ساتھی نوجوان کسی مصیبت کا شکار نہ ہو جائے۔ نہیں پروفیسر اتر، میں صرف اس کا دستے راست ہوں، اسے ہدایت دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ میں نے جو کچھ دیکھا ہے اس کے تحت میں اسے روک نہیں سکتا۔ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ بہتر ہے، آگے اس کی تقدیر۔ البتہ تمہارے لیے میری پیشکش ابھی تک برقرار ہے۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو، مجھے بار بار یہ کہہ کر غصہ نہ دلاؤ۔ میری زندگی میری اپنی نہیں ہے، میں نے ایک ایک سانس کو پال کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اب میں کیا کروں، کس طرح جیوں گا، مہذب دنیا میں جا کر کیا کروں گا؟ پروفیسر نے افسردہ لہجے میں کہا۔ تو پھر میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ جس کے لیے میں نے اپنا سفر بدلا وہی مجھ سے علیحدہ ہو چکی ہے، اب کیا کروں؟ حالات ہم لوگوں کو کس سمت لے جا رہی ہیں پروفیسر؟ میری دلی خواہش ہے کہ تم بھی انہی کا ساتھ دو، میں نے کہا۔ ٹھیک ہے زرمیناس، میں اس کے علاوہ کیا کر سکتا ہوں؟ پروفیسر بولا۔ دوسری صبح حسب معمول بے حد خوشگوار تھی۔ ہمانو اور پول ہمارے ساتھ غار میں نہیں رہے تھے، وہ کہیں باہر نکل گئے۔ پروفیسر اتر جب جاگا تبھی اسے معلوم ہوا کہ پول غار میں نہیں ہے۔ وہ بے چین ہو کر کھڑا ہو گیا اور پھر باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پول کے ساتھ واپس آیا۔ پول مسکراتی ہوئی آ رہی تھی اور پروفیسر کسی قدر مطمئن تھا۔ اس نے بدلے ہوئے انداز میں مجھ سے کہا، یہ لڑکی تو بہت آگے بڑھ گئی ہے مسٹر زرمیناس۔ کیوں، کیا ہوا؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ سوچو تو صحیح، اب وہ صرف ہمانو کا دم بھرتی ہے، جبکہ اس سے قبل اس کی نگاہ میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ نہیں بابا، اب بھی تمہارا وہی مقام ہے میرے ذہن میں، لیکن میں یہی محسوس کرتی ہوں کہ میری منزل یہی ہے۔ شاید تم اس بات پر یقین نہ کرو کہ میں نے کئی بار خوابوں میں ایک شخص کو دیکھا ہے بابا۔ میں نے اسے عجیب انداز میں دیکھا ہے۔ میں سمجھ نہیں سکی تھی کہ میں اسے چاہنے لگی ہوں یا وہ صرف میرا خواب ہے، لیکن میں دیکھتی رہی ہوں۔ میں نے اس کے بڑے بڑے جہازوں کی سیر کی ہے، میں نے اس کے ساتھ وہ دنیا دیکھی ہے جو تمہاری دنیا ہے، اور مجھے اس کے بارے میں بڑی بڑی عجیب باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ وہ کیا؟ پروفیسر اتر نے پوچھا۔ بابا، وہ دنیا میرے لیے بڑی انوکھی ہوگی۔ میں جانتی ہوں کہ میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکوں گی اور مجھے اتنی عجیب لگے گی کہ شاید میں بالکل پاگل ہو جاؤں، لیکن مجھے وہ دنیا دیکھنے کا شوق تھا، اور اگر وہ دنیا مجھے دیکھنے کو مل جائے تو میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھوں گی۔ تم میرے لیے فکر مند مت ہو بابا، میں سمجھتی ہوں کہ مجھے میری منزل مل گئی ہے اور یہی میرے لیے صحیح ہے، اور اگر تو اتنی خوش ہے تو پھر بھلا بوڑھے پروفیسر کو اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میں تو خدا کے حکم پر شاکر ہوں، لیکن میری بچی مجھے خود سے جدا مت کرنا۔ جتنی بھی میری عمر رہ گئی ہے وہ میں تیرے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ بابا، ہم اس زندگی میں جدا نہیں ہوں گے، تم بے فکر رہو، پول نے جواب دیا۔ پروفیسر اب خاصا بدلا بدلا نظر آ رہا تھا۔ ہمانو کو بھی اس نے عزت کی نگاہ سے دیکھا، جبکہ اس سے قبل ہمیشہ اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھا۔ آج کا دن کل کی بنسبت خوشگوار رہا۔ شام کو حسب معمول کھانے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد ہمانو نے اپنی اسکیم کا دوسرا حصہ ہمیں بتایا۔ کل صبح میرے آقا سادان اور عظیم بزرگ تم دیوی کی رہائش کی جانب روانہ ہو جاؤ گے۔ میں تمہیں اس کے بارے میں جو کچھ بتاؤں گا اسے ذہن نشین کر لینا۔ جن وادیوں اور راستوں سے گزر کر تم جاؤ گے وہ پرپیچ اور دشوار گزار ہیں، لیکن تمہاری رہنمائی قدم قدم پر ہوگی اور پراسرار قوتیں ہمیشہ تمہارا تحفظ کریں گی۔ چنانچہ کسی بھی مرحلے پر گھبرانے کی ضرورت نہیں، جو ہوگا وہ حالات کے تحت ہوگا۔ عظیم آقا، میں یہ انگوٹھی تمہیں دیتا ہوں۔ بندر کی نشان والی یہ انگوٹھی تمہارے آبا و اجداد کی امانت ہے جو مجھ تک پہنچی تھی۔ اس کے ذریعے تم پر بہت سے راز منکشف ہو جائیں گے اور اس کے ذریعے تمہیں بہت مدد ملے گی۔
हुमायूं ने एक अंगूठी निकाल कर उसे दे दी, जो किसी किस्म की लकड़ी एक ऐसी मजबूत चीज से तराशी हुई थी, यानी उसका घेरा और उस पर बना हुआ सर लकड़ी के एक ही टुकड़े से तराशा गया था और इतना खूबसूरत और बारीक काम से मुनक्कश था कि देखने वालों को हैरत होती। एक निगाह देखने से उस पुरस्कार अंगूठी की हैसियत मालूम हो जाती। सादान ने उसे बड़े एहतराम से लेकर अपने दाहिने हाथ की दरमियानी उंगली में पहन लिया और हुमायूं मुस्कुराते हुए बोला, तुम कल सुबह रवानगी के लिए तैयार रहना। मैं पॉल या पॉल के मुअल्लिम प्रोफेसर तुम्हारे साथ नहीं जा सकेंगे और ये कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर तुम गौर करो। हालात भी यही कहते हैं और ज़रूरत भी इसी बात की है। ठीक है, हम खुद भी अपने मिशन पर तन्हा ही निकलेंगे। हुमायूं, चंद अफराद हमने अपने साथ ले लिए थे और उन्हें धोखा देकर यहाँ लाए थे। हालांकि हमने उन्हें उनकी काविशों का मुआवजा दे दिया था, लेकिन वो बेईमान थे। उन्होंने हमारे खिलाफ साजिशें शुरू कर दी, जिसकी वजह से हमने उन्हें छोड़ दिया। लेकिन हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि हमें आखिरी मंजिल तन्हा ही तय करना होगी और इसके लिए मैं मुकम्मल तौर पर तैयार हूँ, सादान ने जवाब दिया। तुम फिक्र न करो आका, तुम्हारे साथ एक फौज होगी जो तुम्हें नुकसान न पहुंचने देगी। अब तुम आराम करो कि कल सुबह सफर की तैयारियों के लिए चाको चौबंद हो जाओ, हुमायूं ने कहा और हस्बे मामूल पॉल को लेकर बाहर चला गया। प्रोफेसर देर तक मुझसे बात करता रहा। सादान अपनी सोच में गुम था, फिर उसने कोई सवाल नहीं किया। फिर जब हमने महसूस किया तो वो सो चुका था। प्रोफेसर को मैंने बहुत से दिलासे दिए और कहा, प्रोफेसर मेरी तो मंजिल ही यही है। अगर वो ये महसूस करे कि हम लोग मारे जा चुके हैं और उनकी जिंदगियां यहाँ बेकार हो रही हैं, तो वो अपने तौर पर कोई कदम उठा ले, हमें एतराज ना होगा। मैंने कहा। प्रोफेसर अतर गमनाक आंखों से मुझे देखता हुआ अपनी आरामगाह में वापस चला गया। अलग सुबह हम लोग जागे तो अतर, पॉल और हुमायूं भी जाग चुके थे। उन्होंने हमारे लिए रखते सफर भी बांध दिया और गोया हम रवानगी के लिए बिल्कुल तैयार थे। नक्शे की तमाम सिमतें उसने मुझे और सादान को समझा दी थी और बिल आखिर हम इस अजीबोगरीब गार से झील की शुमाली सीध में चल पड़े। गोया अब हमारा सफर देवी की वादी की जानिब था। सादान बहुत मुतमईन था और चूंकि यहाँ रहकर हम बहुत चाको चौबंद हो गए थे और हमारे पास खुराक का बेहतरीन जखीरा मौजूद था, इसलिए हमें कोई फिक्र न थी। 2 आदमियों का ये काफिला घंटे भर में उस पहाड़ी बुलंदियों तक पहुंच गया। तकरीबन 9 या 10 मील आगे दलदल की झील नजर आती थी और जिस पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी और उसकी शुआएं दलदल को चांदी की तरह जगमगा रही थीं। उसके गिर्द मीलों तक सब्जा फैला हुआ था। दोपहर को हम दलदल के किनारे पहुंच गए, वहां खाना खाया और फिर उसी दलदल के साथ साथ आगे बढ़ने लगे। थोड़ी देर तक तो यह रास्ता बहुत खूबसूरत नजर आता रहा, लेकिन आगे बढ़कर उसमें कुछ दुश्वारियां पैदा हो गईं। गो ये दुश्वारियां बहुत परेशान कुन थीं। मसलन बाज़ जगहों पर दलदल नरम थी और उन पर सफ़र करना ज़रा मुश्किल, लेकिन हमने एहतियात बरती। हर कदम फूंक फूंक कर रखा और हर कदम आगे रखते रहे। लेकिन अभी तक मुझे यह सफ़र सख्त या नाखुशगवार महसूस नहीं हुआ था। वैसे जहाँ तक नज़र काम करती थी, या तो यही दलदल थी या फिर बड़े बड़े मेंढक उछलते हुए नजर आते, या फिर वो चिड़ियाँ जो कभी कभी उड़ती हुई नजर आती थीं। कहीं कहीं सब्ज बेलें फैली हुई थी, लेकिन आगे चलकर जो परेशान कुन जगह मिली वो दलदल से उठने वाले जहरीले बुखारात थे जो तनफ्फुस पर बार डाल रहे थे। खुदा खुदा करके शाम के करीब एक ज़मीन मिली। उस इलाके में काफ़ी गर्मी थी। मच्छरों और मेंढकों की वजह से हम उसे आरामदेह जगह नहीं कह सकते थे, लेकिन दलदल के परेशान कुन सफ़र के बाद ये कुदरती फर्श हमें बहुत गनीमत महसूस हुआ। यहाँ हमने रात का खाना खाया। सादान हस्बे मामूल मुतमईन था, लेकिन रात को उसे सर्दी लगी और बुखार हो गया। मैंने जानवरों की खालें जो हुमायूं ने हमारे सुपुर्द कर दी थी सादान पर डाल दी। उसके चेहरे पर जर्दी पैदा हो गई थी। बाहर तौर रात को मैंने उसकी तीमारदारी की। प्रोफेसर ने हमें कुछ जड़ी बूटियां भी दी थीं, जिनके बारे में उसने कहा था कि ये बवक्ते ज़रूरत काम आएंगी। उन्हीं में से एक बूटी उसने बुखार की भी दी थी। मैंने यही बूटी सादान को इस्तेमाल करा दी। आसमान पर सितारे जगमगा रहे थे और ज़मीन पर खामोश सन्नाटा मुसल्लत था। सादान सो गया, मैं चित लेट गया और सितारों से आंखें लड़ाता रहा। दलदल ज़्यादा दूर नहीं थी और जहरीले बुखारात उठ उठ कर काटने को दौड़ रहे थे। खुदा खुदा करके नींद आई और उन परेशान ख्यालात का खात्मा हुआ। सुबह को आंख खुली, सूरज निकल आया था। मेरी निगाह बेख्तियार सादान की तरफ उठ गई। सादान बैठा कुर्बो जवार के माहौल को देख रहा था और शक्ल से काफ़ी मुतमईन नजर आ रहा था। गोया प्रोफेसर ने जो दवा दी थी वो बड़ी कारगर साबित हुई। मैंने उसकी खैरियत पूछी तो उसने मुस्कुरा कर गर्दन हिला दी। बस ठीक हूँ, लेकिन अजीब बुखार था। ज़रा सी देर में ज़बरदस्त कमज़ोरी महसूस हो रही है। बेहतर यह है कि हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ें और कोई ऐसी जगह तलाश करें जहाँ तुम मुकम्मल तौर पर आराम कर सको। सफ़र 1 आध दिन में शुरू हो जाएगा। नहीं चचा जान, ये मुनासिब नहीं है। मैं इतना कमज़ोर भी नहीं हूँ कि इस मामूली से बुखार से थक कर बैठ जाऊँ। लेकिन सादान, मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हें मज़ीद बुखार आए। ये इलाका वैसे ही कुछ नाखुशगवार सा है। मैंने कहा, नहीं चचा जान, हम सफ़र करेंगे। मैं जल्द अज जल्द अपनी मंजिल तक पहुँच जाना चाहता हूँ। सादान ने मुझे मजबूर कर दिया। हम आगे चल पड़े।
3 घंटे तक कोई गैर मामूली बात ना हुई और हम उस दलदली इलाके से दूर निकल आए। गोया अब उस दलदल से पीछा छूट गया। अब रास्ता फिर कुछ खुशगवार होता जा रहा था। दोपहर से पहले ही हम एक इंतहाई पुरफजा मुकाम पर पहुंच गए। कोसों तक सब्ज़ाजार फैला हुआ था जिसमें जा बजा फूल खिले हुए थे, ऐसे हसीन और दिलकश के बस निगाह न हटे। फूलों के तख्ते इस तरह नजर आ रहे थे जैसे इंसानी हाथों का कारनामा हो। सामने की सिमत एक पहाड़ था जो हसीन सब्ज़ाजारों से लदा खड़ा था। उस पर छोटे छोटे दरख्त झूल रहे थे। शायद कोई 1500 फुट की बुलंदी पर किले की सी फसील नजर आती थी जो अंदाजन 1200-1300 फुट बुलंद होगी, लेकिन बाद में पता चला कि ये फसील नहीं थी बल्कि पत्थर की चट्टानें थी जिन्होंने मिलकर एक दीवार कायम कर दी। बेपनाह हसीन खित्ता था। यहाँ आकर तबीयत पर एक खुशगवार सी कैफियत तारी हो गई। हम पहाड़ की जानिब चल पड़े। सामने ही एक सड़क नजर आ रही थी जो सीधी पहाड़ पर जाती थी, लेकिन उस सड़क के दोनों पहलुओं पर किनारे बने हुए थे जो जगह जगह से टूट गए थे। उस सड़क को देखकर हैरत होती थी। अगर ये इंसान के हाथों का कारनामा है तो फिर इन पहाड़ों को तोड़ने का जरिया क्या होगा। ज़माने कदीम में डायनामाइट वगैरह का भी वजूद नहीं था और उसके बगैर पहाड़ों को इस तरह काट कर हमवार कर देना नाकाबिल यकीन सी बात थी। लेकिन ये मंजर हमारे सामने था। कुर्बो जवार में वही सब्ज़ाजार हसीन तरीन नज़ारे पेश कर रहा था। दिल उन नज़ारों को देखकर झूम झूम जाता। कहीं कहीं सबज चमन के दरख्त और कहीं कहीं लंबे खजूरों के दरख्त थे जो 100 फुट से कम ऊंचे न होंगे। उनमें से हर एक दरख्त पर शहद की मक्खियों के छत्ते लगे हुए थे। खरगोश, बारहसिंगे और हिरन इस तरह नजर आ रहे थे जैसे ये इलाका बिला शिरकत गहरे उनकी मलकियत है। इस तरह घूमते फिर रहे थे कि देखकर हैरत होती। इतना शिकार देखकर हम दोनों के मुंह में पानी भर आया। सादान फौरन निशाना लगाने के लिए तैयार हो गया। उसने गोली चलाई। निशाना एक बारहसिंगे का था। गोली बारहसिंगे का कांधा तोड़ती हुई निकल गई और हम दोनों उस तरफ दौड़ पड़े। बारहसिंगे को ज़िबा किया गया। उसको देखते ही तबीयत में एक जौलानी सी आ गई और हम लोग बेहद खुश थे। बारहसिंगे का गोश्त भूनने में काफ़ी वक्त लग गया और उसके बाद मज़े ले लेकर हमने ये लजीज गोश्त खाया और इसके बाद हमने सफ़र का आगाज़ कर दिया। गुरूबी आफ्ताब से कुछ देर पहले हम उस पहाड़ के दामन में पहुंच गए। कुछ आगे बढ़े कि शाम की स्याही ने हाथ फैलाकर उस माहौल को अपनी आगोश में ले लिया। उस वक्त हम एक दर्रे जैसे रास्ते में थे जो एक पहाड़ को दरमियान से काटकर बनाया गया था। इन तमाम चीज़ों को देख देख कर देवी की पुरस्कार कुव्वतों का अंदाज़ा हो रहा था। हम यकीनन उसकी सरहद पर पहुंच गए थे। इसका अंदाज़ा हमें दूसरी सुबह हो गया। जब जागे तो सूरज फिर सरों पर टंगा हुआ था, लेकिन सूरज की रोशनी में हमने जिन लोगों को देखा उन्हें देखकर हम भौंच के रह गए। हमारे हाथ बेख्तियार हमारे हथियारों की तरफ बढ़े, लेकिन फिर दूसरे लम्हे हम मायूसी से होंठ सिकोड़ कर रह गए। हमारे तमाम हथियार उन लोगों के कब्जे में थे। नजर आने वाले तकरीबन 50 अफराद थे जो मुख्तलिफ हिस्सों में खड़े चमकदार भाले हाथ में लिए हमें अजीब सी निगाहों से देख रहे थे। उनके बदनों पर मखसूस किस्म के लिबास थे, गालिबन चीतों की खालों के अबानुमा लिबास जो देखने में काफ़ी खूबसूरत नजर आ रहे थे। सर पर भी उन्हीं खालों का बना हुआ खोलसा पहना हुआ था उन सब ने। मैंने और सादान ने एक दूसरे की शक्ल देखी और सादान आहिस्ता से बोला, ये तो अच्छा नहीं हुआ, गोया हम देवी के कैदी बन गए। क्या कहा जा सकता है? मेरा ख्याल है इतने सारे लोगों से भिड़ना अच्छा नहीं होगा। अब जब हम इनकी निगाहों में आ ही गए हैं तो फिर बेहतर यह है कि खुद को इनके हवाले कर दें। मुमकिन है वो देवी तक ले जाएं। ठीक है, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ चाचा जान, सादान ने कहा। हमें घेरे में लिए हुए लोगों ने जब देखा कि हम जाग गए हैं तो 2 आदमी सामने आ गए। वह रुकू के अंदाज में मेरे और सादान के सामने झुक गए। फिर उनमें से एक ने कहा, पहाड़ों की अजीम मलका, नाकाबिल तस्खीर, सूरज की बेटी, आसमान से हदायत हासिल करने वाली तुम्हें अपनी सरहद में खुशामदीद कहती है और जानना चाहती है कि तुम कौन हो और किस गर्ज से आए हो, कहाँ से आए हो। यूं लगता है कि तुम्हारा ताल्लुक अफ्रीका की स्याह वादियों से नहीं है, बल्कि तुम उस दूसरी दुनिया के लोग हो जहाँ के रहने वाले अपने जादू में कमाल हासिल कर चुके हैं और ऐसी नाकाबिल यकीन जिंदगी गुजार रही हैं जिनके बारे में सुनकर हैरत होती है। क्या यह दुरुस्त है? सादान ने मेरी तरफ देखा, गोया अंदाज़ा लगाना चाहता था कि किस किस्म की गुफ्तगू उनसे करना मुनासिब होगी। मैं इस दौरान दिल में यह फैसला कर चुका था कि इस वक्त इन लोगों के मतलब की गुफ्तगू करना मुनासिब होगी, क्योंकि इन बेशुमार तनुमंद लोगों से मुकाबला करना मुमकिन नहीं था। चुनाचे मैंने जल्दी से कहा, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है। हम उस दुनिया के बाशिंदे हैं और सियाहत की गर्ज से इस सहरा में आए हैं। हम नहीं जानते कि कौन सी सरहद किसकी है। अगर हम तुम्हारी मलका की सरहद में आकर किसी जुर्म के मुर्तकिब हुए हैं तो हमें इसका अफसोस है। अजीमुल मर्तबत की हदायत है कि अगर आने वाले नेक तबा और ताउन करने वाले हों तो उन्हें बाइज्जत एहतराम उसके हजूर में लाया जाए, और अगर वो खुद सर और सरकश हों और किसी का एहतराम करने वाले ना हों तो उन्हें ख़त्म कर दिया जाए। फैसला तुम्हारे हाथ में है, जैसे पसंद करो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हम मलका के हुक्म से इनहराफ नहीं कर सकते। यूं भी तुम लोग शक्ल सूरत से भी और गुफ्तगू से भी अच्छे इंसान मालूम होते हो।
इसलिए हमारी पेशकश है कि हमारे साथ चलो। हम इस पेशकश को रद्द नहीं कर सकते। तुम सिर्फ 2 हो? हाँ, सिर्फ 2, मैंने जवाब दिया, और उस शख्स ने अपने साथियों की तरफ रुख करके 2 घोड़े तलब किए। हमारे लिए 2 घोड़े फौरन आ गए। मैं और सादान उन पर सवार होकर उन अजीबोगरीब लोगों के दरमियान चल पड़े। घोड़े कद्दे आवर और सुधे हुए थे और उन पर सफ़र करने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। उस शख्स का रवैया कदरे बेहतर था जो हमारा रहनुमा था। सादान पुरसुकून था और घोड़े से गर्दन घुमा घुमा कर कुर्बो जवार में फैले हुए हसीन मनाजिर का नज़ारा कर रहा था। बिलाखिर हम उस दर्रे के आखिरी हिस्से तक पहुंच गए। बिल्कुल ही सामने एक अजीब सी जगह नजर आई। गालिबन पहाड़ की गहराई में कोई नदी बह रही थी। उसकी मेहराब में से गुजरकर हमें आगे बढ़ना था। नदी के किनारे पहुंचकर चंद लम्हात के लिए वो लोग रुके और उन्होंने घोड़े की जैनों में उड़सी हुई मशालें निकाल लीं। हालांकि बाहर काफ़ी रोशनी थी, लेकिन यकीनन इस सुरंग में शायद तवील सफ़र था और इस वजह से ये मशालें रोशन की जा रही थीं। रोशनी कर दी गई थी, लेकिन इसके साथ साथ ही वो शख्स हमारे करीब पहुंचा और उसने जर्द पट्टियां निकालकर हमें दी और बोला, मलकालिया के असूलों के मुताबिक उनके हजूर तक पहुंचने वालों को इन रास्तों से नावाकिफ रखा जाता है, इसलिए तुम्हें ये पट्टियां अपनी आंखों पर बांधनी होंगी। और हमारे घोड़े, हम उन्हें सही रास्तों पर कैसे चला सकते हैं? मैंने पूछा। इसकी जिम्मेदारी तुम हम पर छोड़ दो, उसने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। मैं उनसे ताबुन का फैसला कर ही चुका था, इसलिए अब उनके किसी मसले पर टांग अड़ाना मुनासिब नहीं समझता था। पट्टियां हमने खुद ही अपनी आंखों पर बांध ली। उन लोगों ने गालिबन हमें देखकर इत्मीनान का इजहार किया। फिर उनमें से किसी ने हमारे घोड़ों की लगामें पकड़ ली और हम उस अजीबोगरीब नदी में सफ़र करने लगे। घोड़े के पैरों से नदी में छपाके पैदा हो रहे थे और वो सुस्त रवि से सफ़र कर रहे थे। मैं कोशिश के बावजूद घुमाव फेराव का कोई अंदाज़ा नहीं कर सका। यूं लग रहा था जैसे नदी लहरें लेती हुई कई मोड़ों में दाखिल होती हो और वहां से आगे बढ़ती हो। अजीबोगरीब चीज़ थी। थोड़ी देर के बाद मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं इस रास्ते से वापस आना चाहूँ तो सही सिमत इख्तियार नहीं कर सकूंगा। यकीनन पट्टियां बांधने का मकसद कुछ न कुछ तो ज़रूर होगा। थोड़ी देर के बाद हम दूसरी तरफ निकल गए। रोशनी का एहसास बंद आंखों से ही हो गया था। हमें पट्टियां खोल डालने की इजाज़त मिल गई। हमने देखा कि हम पहाड़ के दूसरे पहलू में हैं। इतने बड़े पहाड़ के इस कदर जल्द तय कर लेने पर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। उधर पहुंचकर मालूम हुआ कि जिस चोटी को हम बहुत ऊंचा समझ रहे थे वो बहुत ही करीब थी। शायद वो 200 फुट ऊंची रही होगी। इससे मालूम होता था कि उस तरफ की ज़मीन इस तरफ की ज़मीन से बहुत ऊंची है। अब ना मालूम इसको ज़रूरतन ऊंचा करना पड़ा था या वो कुदरती ऊंची थी। बहरहाल उस वक्त मैंने खुद को एक बड़ी पहाड़ी पर पाया जो बिल्कुल एक प्याले की वज़ाकता की थी। अजब नहीं कि ये पहाड़ किसी ज़माने में आतिशफिशां रहा हो। गिरदोपेश के तमाम मैदानों में खेतियाँ लहरा रही थीं और भेड़ बकरियाँ बड़ी आज़ादी से कुलीलें करती फिर रही थीं। इसके बाद कुछ खंडर नजर आए, लेकिन इन तमाम मनाजिर को बगौर न देख सके। हमने उन लोगों को आते देखा जो घोड़ों पर सवार थे और उन लोगों से किसी कदर मुख्तलिफ लिबासों में थे जो हम लोगों को यहाँ तक लाए थे। आने वाले हमारे करीब पहुँच गए। उनमें से एक ने आगे बढ़कर सीने पर हाथ रखकर गोया सलाम किया और फिर हमारी कमान उनके सपुर्द कर दी गई। वो लोग जो हमें यहाँ तक लाए थे हमें उनके हवाले करके आगे बढ़ गए। गोया अब हम उन नए लोगों के सपुर्द कर दिए गए। नए लोगों में से उस शख्स ने जिसने आगे आकर हमें सलाम किया था हमारी रहनुमाई के फ़राइज़ संभालिए। तकरीबन आधे घंटे तक हमारे ये काफ़िला सफ़र करता रहा और फिर एक बहुत बड़े गार के धाने के पास हमें ठहरा दिया गया। धाना बहुत ही बुलंदोबाला था। यहाँ हमें घोड़ों से उतार लिया गया। गार के धाने के दूसरी तरफ तारीकी फैली हुई थी। अजीबोगरीब जगह थी। हम उसमें दाखिल हो गए। थोड़ी देर चलने के बाद तारीकी छट गई। दीवारों में मखसूस तर्ज की मशालें थीं। ये मशालें दीवारों में बनी हुई थीं और ना जाने इसमें क्या जल रहा था। एक हल्की सी खुशगवार खुशबू फैली हुई थी। दीवारें मुनक्कश थीं और ये तस्वीरें कदीम मिस्री तर्ज की थीं। मिस्र से बहुत दूर इस अजीबोगरीब इलाके में मिस्री तर्ज ज़िंदगी देखकर बड़ी हैरत हुई। हम गार की एक मेहराब से गुजरकर दूसरी मेहराब में दाखिल हो गए। फिर बाएं तरफ घूमे। यहाँ बड़े बड़े दरवाजे बने हुए थे और उन दरवाज़ों पर मुसल्ला पहरेदार खड़े हुए थे। यकीनन देवी की वादी में आ पहुँचे थे और ये सारा निज़ाम देवी ही के सिलसिले में था। उसकी रिहाइश गाह यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं थी। थोड़े ही फासले पर चलकर हमें एक बहुत ही बड़ा कमरा नजर आया जिसके दरवाजे पर पर्दा पड़ा हुआ था। हमारे रहनुमा ने यह पर्दा उठाया और गोया हमें अंदर आने का हुक्म दिया। अंदर दाखिल हुए तो उस कमरे को नहायत खुशनुमा और जाज़िबे नज़र पाया। पत्थरों के बिस्तर बने हुए थे जिन पर चीतों की खालें बिछी हुई थीं। ऐसी ही खालें ओढ़ने के लिए भी मौजूद थीं। पानी भरे हुए कुछ बर्तन रखे हुए थे। उसने हमें आराम करने की हदायत की और कहने लगा, तुम्हें जिस चीज़ की तलब हो दरवाजे पर खड़े होकर पहरेदार से मांग लेना, तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं। मैंने गर्दन हिलाई और वह बाहर निकल गए। मैं और सादान एक दूसरे को देखने लगे। सादान की आंखों में अजीब से तासुरात थे।
ये आंखें शीशे की गोलियों की मानंद चमक रही थीं। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। ना जाने उस पर क्या इल्हामी कैफियत तारी थी। हालांकि तवील सफ़र नहीं किया था, लेकिन कुछ इस तरह थकन ज़हन और दिल पर तारी हो गई थी कि जी चाहता था कि आराम किया जाए। चूंकि ना तो उस वक्त कोई हाजत थी और ना ही कोई और एहसास, इसलिए हमने इस चाहत पर अमल किया। मैं और सादान बराबर बराबर 2 चौकियों पर लेट गए। बड़ी नरम और आरामदेह खालें बिछी हुई थीं। गालिबन इसके नीचे कोई स्पंज नुमा चीज़ मौजूद थी जिसके ज़रिए इन पथरीली चट्टानों को गुदगुदा बना दिया गया। अचानक सादान हंस पड़ा और मैं चौंक कर उसे देखने लगा। क्या बात है सादान, कौन से ख्याल से तुम्हें हंसी आ गई? मैंने पूछा। कुछ नहीं चचा जान, आप नाराज़ होंगे, सादान बोला। क्या मतलब? मुझे जिस बात पर हंसी आती है वो आपको पसंद नहीं आएगी, सादान ने कहा। इसके बावजूद मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ, मैंने इसरार किया। इस वक्त मुझे आपके हाल पर हंसी आई है चचा जान, सादान ने मुस्कुराते हुए कहा। खूब, मेरे हाल पर हंसने के अलावा तुम और क्या कर सकते हो? माफ़ी चाहता हूँ चचा जान, मैंने कहा था ना कि आप नाराज़ होंगे। इसके बावजूद मैं नाराज़ नहीं हुआ। लेकिन मेरे हाल से तुम्हारी मुराद क्या है? चचा जान, मैं महसूस करता हूँ कि आपके साथ मुस्तकिल ज़्यादती हो रही है। क्यों सादान? देखे ना, आप अपना मुल्क छोड़कर सरजमीन मिस्र आए, वहाँ आबाद हो गए। पता नहीं ज़िंदगी की लताफतें किस हद तक आपकी हमरकाब रहीं, लेकिन जब से मैं आपकी तहवील में आया आपको उलझनों से ही दो चार होना पड़ा। सुभान अल्लाह, यहाँ तुम अपनी मोहब्बतों का कोई तसव्वुर अपने जहन में नहीं रखते। नहीं चचा जान, मैं अपनी मोहब्बतों के बारे में ही सोच रहा हूँ कि किस तरह इंसान को जलीलो ख्वार कराती हैं। गोया मैं जलीलो ख्वार हो रहा हूँ। नहीं, मैं ये बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो परेशानी आपको मेरी ज़ात की वजह से उठाना पड़ी है, क्या मैं उससे वाकिफ़ नहीं हूँ? नहीं सादान, मैं तुम्हारे मिशन में तहे दिल से शामिल हूँ। अगर तुम तन्हा होते तब भी यही कुछ करते, लेकिन ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और अपनी आंखों से सब कुछ देख रहा हूँ। सादान, मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत मुख्तसर लोगों से राब्ता रखा है। एक उम्र थी जब सब कुछ छिन गया और उससे छिन जाने को मैंने गनीमत जाना। बड़ा बददिल होकर अपनी दुनिया से यहाँ पहुँचा कि यहाँ कुछ ऐसे लोग मिल गए जिन्होंने ज़िंदगी को खुशगवार लम्हात बख्श दिए, और अब तो मैं सिर्फ एक मिशन पर हूँ, तुम्हारी ज़ात से वाबस्ता, तुम्हारे वजूद का एक हिस्सा। चचा जान, आप यकीन फरमाइए कि मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा आपकी इज्जत करता हूँ। ये तुम्हारी मोहब्बत है सादान, मैं भी तुम्हें इतना ही चाहता हूँ। मैं सोच रहा था चचा जान, अब इसके बाद क्या होगा? तुम बताओ सादान, क्या ख्याल है तुम्हारे ज़हन में? बस कुछ नहीं, हम 2 अफराद बाकी रह गई हैं। वैसे आपकी अब क्या राय है? क्या हम देवी के हुजूर पहुँच गए हैं? सादान, मेरा ख्याल है कि हमें अपनी गुफ्तगू में एहतियात रखनी चाहिए, क्योंकि ये तिलिस्म नगरी है। नहीं कहा जा सकता कि ये दीवारें क्या हैसियत रखती हैं। मुमकिन है हमारी आवाज़ें यहाँ सुनी जा रही हों। ठीक कहा चचा जान आपने, लेकिन हमें हालात पर तबसरा तो करना ही है। इसके लिए हम क्या करें? सरगोशियाँ, तुम मेरे नज़दीक आ जाओ, मैंने कहा, और सादान अपनी जगह से उठकर मेरे नज़दीक आ गया। लेट जाओ सादान, मैं जानता हूँ कि तुम भी आराम की तलब महसूस कर रहे हो। अजीब सी थकन हो गई थी इन पहाड़ों में सफ़र करते हुए। हाँ, आपने सही कहा, वाकई थकन का शदीद एहसास हो रहा है मुझे। सादान ने मुझसे इत्तफाक किया। काफ़ी देर गुजर गई, फिर 2 स्याफ़ाम जो रंगीन लिबासों में मलबूस थे और हाथों में चौड़े खांडे लिए हुए हमारी उस आरामगाह में दाखिल हुए। रकू के अंदाज में हमारे सामने झुके और दोनों ने बैक आवाज़ कहा, मलका आलिया तुम्हें तलब करती हैं, हमारे साथ आओ। मैंने और सादान ने एक दूसरे की शक्ल देखी और हम गहरी सांसें लेकर खड़े हो गए। दोनों स्याफ़ाम हमारे आगे आगे चल रहे थे। फिर वो एक तवील फासला तय करके एक बहुत बड़े गार के दरवाजे के सामने पहुंचे, जहां 2 शख्स खड़े बुतों की तरह पहरा दे रहे थे। हमें देखकर दोनों ने झुककर सलाम किया और गार पर पड़ा हुआ हुरैरी पर्दा उठा दिया। अंदर दाखिल हुए तो ये गुलाम गर्दिश और उसके कमरे भी बिल्कुल वैसे ही थे जिनमें हम लोगों को ठहराया गया। आगे बढ़कर फिर 2 मर्द और 2 औरतें मिली। वो सब भी हमें देखकर झुक गए, लेकिन किसी के हलक से कोई आवाज़ न निकली। शायद गूंगे थे। वो स्याफ़ाम तो पहले ही मरहले पर रुक गए और यहाँ तक हम तन्हा आए, लेकिन यहाँ से वो 2 औरतें हमारे साथ हो लीं। मर्द पीछे पीछे चल रहे थे। इसके बाद हम दोनों कई पर्दे तय करके बिल आखिर एक कमरे में पहुँच गए। यहाँ बहुत सी हसीन औरतें खड़ी थीं। 2-4 कदम चलकर फिर एक दरवाज़ा मिला। ख्याल हुआ कि इसके आगे कोई कमरा नहीं होगा। यहाँ भी 2 मर्द खड़े हुए थे। उन्होंने हमें सलाम किया। पर्दा उठाया गया। ये कमरा भी खासा वसी और कुशादा था। यहाँ भी 10-12 खूबसूरत औरतें बैठी हुई थीं। वो खामोशी से हमारी तरफ देख रही थीं। अलबत्ता मैंने महसूस किया कि सादान को देखकर उनकी कैफियत अजीब हो जाती। फिर उनमें से एक औरत उठी और उसने एक अदा के साथ अपने नाजुक हाथों से सामने वाला पर्दा हटा दिया। उस कमरे से गुजरकर एक और कमरे से गुजरना पड़ा। हम तो तंग आ गए थे इन तह दर तह कमरों के सफ़र से। आखिर हम एक वसी और अरीज़ हॉलनुमा कमरे में पहुंच गए। उस कमरे का तूलो अर्ज बेहद वसी था। पर्दे इतने हसीन थे कि बस देखते ही रहिए।
البتہ यहाँ कोई पहरेदार मर्द या औरत मौजूद नहीं था। हमारे साथ आने वाले सब पीछे रुक गए और हम उस वसी और इस कमरे में तन्हा थे। कोई और दरवाज़ा नज़र नहीं आता था। इसका मकसद था कि ये कमरा वो आखिरी जगह है जहाँ हमें मलका के रूबरू पेश होना है। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा। फिर दाखिली दरवाजे के पर्दे में हरकत हुई और हम दोनों मुतजस्सिस निगाहों से दरवाजे की सिमत देखने लगे। एक निहायत ही खूबसूरत गोरे हाथ की उंगलियों ने पर्दा हटा दिया और एक इंतहाई दिलकश आवाज़ सुनाई दी। तहजीब की दुनिया से आने वाले अजनबी लोगो, तुम कौन हो और तुम्हारा वजूद हमारे इल्म से पोशीदा क्यों है? कौन सी ऐसी शय है तुम्हारे वजूद में जो तुम्हें मलफूफ किए हुए है? पर्दा हटाने वाली हमारे सामने नहीं आई, लेकिन उसकी आवाज़ का सहर हमारे जहन और दिमाग में हावी होता जा रहा था। ऐसी हसीन आवाज़ के लगता था जैसे बहुत से जल तरंग बैक वक्त बज उठे हों। हमारी तरफ से कोई जवाब ना पाकर वो अंदर दाखिल हो गई। सिल्क के हल्के लिबादे में मलबूस, सर से पांव तक ढकी हुई एक अजीबोगरीब शबी हमारी नज़रों के सामने खड़ी हुई थी, जिसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 सुराख थे। इंतहाई हसीन तर्ज के बुरके नुमा लिबास में उसके बाजू उरियां थे और उन बाजुओं को देखकर उसके हुस्न का एहसास होता। इतने सडौल जैसे संगे मरमर से तराशे हुए हों, ऐसे सफ़ेद के जिसके बाद सफ़ेदी का तस्वुर जहन से महव हो जाए। सौरो कामत और इंतहाई मुतनासिब बदन का एहसास उसके लिबास से होता था। बाल स्याह रेशम के लच्छों की मानिंद घुटनों तक पहुंचे हुए थे और ये बाल हाथों के अलावा ऐसे थे जिन्हें देखा जा सकता था। हम दोनों उस हैवले को देखकर मबहूत रह गए। वो हैवला चंद कदम आगे आया और फिर एक जरनिगार कुर्सी पर बराजमान हो गया। तुम लोग खामोश क्यों हो? क्या मुझ में कोई ऐसी बात है कि तुम मुझे देखकर डर जाओ? भाई, मर्दों की तरह मुझसे गुफ्तगू करो। मैंने तुम्हें दोस्तों की तरह तलब किया है। मैंने एक झुरझुरी सी ली और उससे गुफ्तगू करने के लिए संभल गया। आपने कहा, मलका आलिया कि हम मलफूफ हैं, हम आपका मतलब नहीं समझ सके। एक नकरई हंसी हमारे कानों में गूंज उठी और फिर वही खूबसूरत आवाज़ सुनाई दी। हाँ, मेरी सरजमीन में दाखिल होने वाले मेरी निगाहों से दूर नहीं होते। तुम भी मेरी निगाहों से ओझल नहीं थे। जब तुमने मेरी सरहद पर कदम रखा तभी मुझे इल्म हो गया कि 2 अजनबी मेरे इलाके में आए हैं। मैंने अपने इल्म की रोशनी में उनकी माहियत जानने की कोशिश की, लेकिन मुझे सफ़ेद धुएं के अलावा कुछ नज़र न आया और ये बात मेरे लिए मुतहय्यर कुन थी। मेरा इल्म बताता है कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। मेरे सामने आने वाला अपना माजी मुझसे सुनते हैं, लेकिन तुम मेरी निगाहों से दूर हो। मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और क्यों आए हो, जबकि मेरे लोगों ने मुझे बताया। बल्कि तुमने उनसे कहा कि तुम आवारा गर्द हो और सहराए आज़म में आने वाले दूसरे लोगों की मानिंद जो हसीन पत्थरों को यहाँ बटोरने आते हैं और अपनी मुहज़्ज़ब दुनिया में शायद उनसे अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी हासिल करते हैं। ऐसे बेशुमार अफराद सदियों से यहाँ आते रहे हैं और मैंने उनमें से उनका इंतखाब किया जिन्हें यहाँ से वापस जाना हो, और जो यहाँ से जाने के काबिल ना हो उन्हें मैं महफूज कर लेती हूँ। उस इंतखाब की नौयत क्या होती है मलका आलिया? जो कुछ भी हो तुम्हें बताई नहीं जा सकती। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम्हारी शख्सियत क्या है। क्या तुम जादूगरी से वाकिफ़ हो? क्या तुम अपने आप को आम निगाहों से भी पोशीदा रख सकते हो? हम नहीं कह सकते कि ऐसा क्यों हुआ। हम आम किस्म के सयाह हैं और आपका ये ख्याल दुरुस्त है कि हम चमकदार पत्थरों की तलाश में आए हैं। और यह नौजवान शख्स क्या बोलता है जो हुस्न जमाल में बेमिसाल है और जिसे देखकर हमारा जहन झटकने लगा है? उसने सादान की जानिब इशारा करके कहा, मैं इसका तर्जुमान हूँ। ये जो कुछ कहेगा वो मुख्तसर अल्फाज होंगे, लेकिन मेरे ही जज्बात की तर्जुमानी कर सकेगा। गोया तुम इनके तर्जुमान हो। हसीन मलका जिसका हुस्न अभी तक हमारी निगाहों से ओझल था, लेकिन उसकी एक एक जुम्बिश इजहार करती थी कि अगर ये सफ़ेद पर्दा उसके चेहरे से हट जाए तो शायद हम उसके जमाल की ताब ना ला सकें। बड़ी शान से अपने हसीन और मुतरन्नम लहजे में कहा, हाँ, क्योंकि मेरा साथी भी कम गो है इसलिए मैं इसका भी तर्जुमान हूँ। लेकिन जो लोग हमारी कलमरों में आ जाते हैं और हमारे लिए अजनबी होते हैं उन्हें सज़ा दी जाती है। किसी को इसकी इजाज़त नहीं है कि हमारी इजाज़त के बगैर यहाँ दाखिल हो, और तुम भी उन्हीं लोगों में से हो। मलका ने कहा, अगर ये मलका का कानून है तो ठीक है। हम 2 आदमी, 2 कमज़ोर इंसान भला उस अजीम हस्ती के कानून को किस तरह तोड़ सकते हैं? हमारे लिए जो भी सज़ा तजवीज़ हो हम उसे कबूल करने को तैयार हैं। मेरे इन अल्फाज पर आंखें मुस्कुराईं। होंठों की मुस्कुराहट का कोई अंदाज़ा नहीं हो सकता था क्योंकि वो सफ़ेद पर्दा में छुपे हुए थे। मलका ने एक हाथ उठाया और मुझे और सादान को एक तरफ बैठने का इशारा किया। करीना से एक पलंग बिछा हुआ था। सामने ही मेज़ पर कोई फलनुमा चीज़ रखी हुई थी। पलंग के पाइंती संगे मरमर के एक बहुत ही खुशनुमा प्याले में पानी भरा हुआ था, जिसके अतराफ में 3 चिराग जल रहे थे। तमाम कमरा खुशबू से महक रहा था। खुदा जाने वो खुशबू मलका के बालों और कपड़ों से निकल रही थी या कहीं फूल लगे हुए थे, मुझे पता नहीं चल सका। गर्ज हम उसके इशारे पर पलंग पर बैठ गए। हर चंद के हमारा कानून यही है कि हम अजनबी लोगों को ख़त्म कर दें, लेकिन तुम ताउन करने वाले हो, शीरीं बयां हो, और फिर ये शख्स न जाने क्यों जहन के रास्ते उतर कर दिल की गहराइयों में पहुंच जाता है।
मैं तुम लोगों को जिंदा रखना चाहती हूँ, लेकिन शर्त यही होगी कि मेरी मालूमात में इजाफा करो। मलका आलिया, हम तेरे हर हुक्म की तामील करने के लिए तैयार हैं। तुम्हारी दुनिया, जिसे तुम तहजीब की दुनिया कहते हो, वो कैसी है? बहुत उम्दा, बहुत दिलकश, बहुत हसीन, जदीद तरीन तर्ज जिंदगी से आरास्ता। सुना है वहाँ की जिंदगी बहुत तेज हो गई है। इंसान ने साइंस के नाम पर ऐसा जादू ईजाद कर लिया है जो कदीम जादू से कदरे मुख्तलिफ है। इसमें कोई शक नहीं मलका आलिया, ये सब हुनर के जादू हैं। तिलिस्मी लफ्जों से हालात को दस्तरस में नहीं लिया जा सका, बल्कि इल्म के हाथ पांव उस जादू को हासिल करने में मुआविन साबित हुए हैं। खूब, गोया अब जादू इतना आम हो गया है कि हर शख्स उसे हासिल कर सकता है। हाँ, हमारी दुनिया में जो जादू है वो यही है, हम हुनर सीखते हैं। उस हुनर से हम समुद्री गहराइयों में सफ़र कर सकते हैं, हवाओं के दोष पर उड़ सकते हैं, अपनी आवाज़ मीलों दूर पहुंचा सकते हैं और दूसरे की सुन सकते हैं। गर्ज के ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम सहूलतें और आसाइशें उस जादू ने हमें मुहैया कर दी हैं, और उस हुनर को हम नई तहजीब का जादू कहते हैं। लेकिन ये हुनर सीखने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है। क्या एक इंसान तमाम हुनर में ताक हो सकता है? नहीं, हर शख्स एक अलग हुनर का माहिर होता है और वो जो कुछ जानता है वही करता है। दूसरा जादूगर दूसरे हुनर से काम लेता है। इस तरह ये हुनर के जादू मुश्तरका तौर पर अपना वक्त गुजार रहे हैं। वैसे ये बात मुझे पसंद आई। ना जाने क्यों बारहा मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं तहजीब की नई दुनिया देखूं। लेकिन क्या करूं, यहाँ अपने माहौल में, अपने हालात में इस तरह घिरी हुई हूँ कि यहाँ से निकलने का मौका ही नहीं मिलता। मलका ने कहा, तहजीब की दुनिया का हर हुनर बहुत अजीम। मलका, अगर आप उसे देखेंगी तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। मगर कैसे? ये मेरे लिए मुमकिन नहीं। मैं इन पहाड़ों की हुक्मरान हूँ, लेकिन अगर तुम यकीन करो तो शायद मैं ये कहना हक बजानिब समझती हूँ कि मैं इन पहाड़ों की कैदी हूँ। मैं यहाँ इस तरह महसूर हूँ कि यहाँ से निकलने के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। हालांकि मैं आज़ाद हूँ, अगर मैं चाहूँ तो ये सब कुछ छोड़कर जा सकती हूँ, लेकिन ये भी मेरे लिए नामुमकिन है। मलका की आवाज़ में एक हल्की सी उदासी पैदा हो गई। मैं और सादान मायने खेज निगाहों से उसे देख रहे थे। ना जाने सादान को क्या सूझी और अपनी जगह से उठकर चंद कदम आगे बढ़ा और उसके रूबरू पहुंच गया। मलका की आंखों में एक अजीब सी कैफियत लहरा गई। वो सादान को बर्कपाश निगाहों से देख रही थी और फिर शायद उसकी आंखों में मुस्कुराहट फैल गई। क्या बात है जवान, तुम खड़े क्यों हो गए? मैं तुम्हें पेशकश करना चाहता हूँ मलका आलिया। तुम अगर चाहो तो मेरे साथ मेरी दुनिया की सैर करो। मैं तुम्हें वहाँ अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान की हैसियत से खुशामदीद कहूँगा। मलका के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, सदियों के तजुर्बे ने मुझे बताया है कि कभी किसी इंसान पर भरोसा करना दुनिया की सबसे बड़ी हमाकत है। मुझे क्या मालूम तू कौन है, यहाँ कैसे आया? हर चंद के तेरा चेहरा बताता है कि तू बात का धनी और दिल का वसी है, लेकिन मैं अपनी इसी दुनिया में ज्यादा मुतमईन और मजबूत हूँ। और फिर मेरी जिंदगी, मेरी तवील तरीन जिंदगी के लिए कुछ ऐसी चीजों की जरूरत होती है जो कहीं और नहीं मिल सकती, या मिल सकती हैं तो उन्हें तामीर करने में बहुत ही वक्त दरकार होगा। फिर भला ये दुनिया मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? मेजबानों पर भरोसा करना, जिस चीज की भी तुम्हें जरूरत होगी तुम्हें मुहैया की जाएगी, सादान ने कहा और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। सादान अपनी मंजिल तक पहुंच चुका था, लेकिन वो जज्बाती नौजवान होता या अक्लो खुर्द से आदी होता तो खूनीन मलका को देखते ही उस पर टूट पड़ता, जो असल में देवी ही थी, और उस खून आशाम देवी के कहर का शिकार होता। लेकिन सादान चालाकी से काम ले रहा था और अपने चेहरे पर ऐसे आसार पैदा कर रहा था जैसे वो देवी का दीवाना हो गया हो, और शायद मलका भी इस बात को महसूस कर रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक तेरी ये पेशकश मुखलिसाना है और इसका जवाब ना देना सियासी है, लेकिन तू नहीं जानता कि मेरे अपने क्या मसाइल हैं। मैं तुझे बताऊंगी, उसने कहा और अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। फिर वो उस प्याले के पास जा खड़ी हुई जो पानी से भरा हुआ था। उसने अपने लिबास का साया पानी पर डाला और यकायक पानी पर एक स्याही सी दौड़ गई। फिर वो साफ हो गया। हम दूर ही से देख सकते थे कि उस पानी में मिट्टी मिट्टी सी तस्वीरें नजर आने लगीं। फिर हल्का हल्का शोर उभरने लगा और हमारी आंखें फैल सी गईं। ये मैदान कारजार था। वैशी कबीले एक दूसरे से जंग आजमा थे। बस्तियां जल रही थीं। आग के शोले आसमान से बातें कर रहे थे। चीखो पुकार उभर रही थी और अजीब शोर शराबा हो रहा था। जंग के इस मंजर को देखकर हम दम बखुद रह गए। ये क्या है? सादान ने सवाल किया। मलका की आंखों में तफक्कर के साए लहरा गए। वो गौर से उस जंग को देखती रही, फिर बोली, वो नाअक़बत अंदेश जो हमेशा मेरी तबाही का ख्वाब देखते रही हैं, अब उन्होंने मेरे खिलाफ हथियार उठा लिए हैं और मैं उन लोगों को छूट दे चुकी हूँ। मैं जानती हूँ कि कबीले जंग करेंगे, तबाह हो जाएंगे, उनमें से चंद बचेंगे और मैं उन्हें आसानी से कैद कर लूंगी और एक बार फिर वो मेरे ही इबादत गुजार होंगे। मौत आई है इन सब की। अपनी कुव्वत कम कर रहे हैं तो इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो यूं ही जिंदा रहूंगी और यूं ही जिंदा रहना चाहती हूँ। ये सब तुम्हारे लिए जंग कर रहे हैं। हाँ, कुछ मेरे लिए और कुछ मेरे खिलाफ। ये उन चंद ऐसे नाअक़बत अंदेशों की कार्रवाई है
जो सिर्फ इन कबाइल को तबाह करना चाहती हैं। वो नहीं जानते कि मेरे जादू के सामने वो नहीं टिक सकते और बिलाखिर उन्हें मौत का शिकार होना पड़ेगा। सादान चंद लम्हात सोचता रहा, फिर वो गहरी सांस लेकर बोला, मुझे अफसोस है, लेकिन अगर तुम मुहज़्ज़ब दुनिया में ना जा सकी तो फिर हम भी वहाँ नहीं जाएंगे। क्या ये मुमकिन है कि तुम अपनी कलमरो अपनी इस अजीम दुनिया में हमें भी थोड़ी सी जगह दे दो? मलका मुस्कुरा दी। उसने आहिस्ता से आगे बढ़कर सादान का हाथ पकड़ा और धीमे लहजे में बोली, क्या करेगा तू यहाँ रहकर? तू इतना हसीन है कि देखकर प्यार आ जाए। हम अगर अपनी मंजिल से भटक गए तो तू हमारे लिए तकलीफ दे हो सकता है। नहीं, मैं अपने दिल की बात अज़राए करम तुमसे नहीं कह सकता, लेकिन मेरी आरज़ू है कि मैं तुम्हारा असली चेहरा देखूं। तुझे इससे कोई फ़ायदा ना होगा। दम के दम में तू चला जाएगा और उसके बाद मेरे और तेरे दरमियान ज़हनी रिश्ते बढ़ गए तो फिर मैं परेशान रहूंगी। मैं खुद नहीं चाहती कि मैं परेशान रहूं या फिर तुम्हें परेशान करूं। मलका के लहजे में अजीब सा इज़्तिराब पैदा हो गया। सादान उसे देखता रहा, फिर वो मायूसी के आलम में बोला, ये मेरी आरज़ू थी, मेरे दिल में यह ख्वाहिश बेदार हुई थी। अगर ये आरज़ू पूरी ना हो सके तो इसमें कोई हर्ज नहीं। ज़ाहिर है मेरी हैसियत यहाँ मुअज़्ज़ज़ मेहमान की सी नहीं है। सादान के अल्फाज सुनकर मलका के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो आहिस्ता से बोली, नहीं, तेरे हुस्न व जमाल ने तुझे एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान की हैसियत बख्श दी है। हम तुझे अपनी कलमरों में खुशामदीद कहते हैं, लेकिन बस हमें एक बात से परेशान हैं। क्या? सादान ने सवाल किया। हमारा जादू हमें आने वाले हर लम्हे के बारे में बता दिया करता है। हम दूर से उन्हें देख लेते हैं जिनके बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन जब भी हमने तेरे बारे में अपने उस जादू को आवाज़ दी उसमें कुछ नहीं होता। आओ हम तुम्हें इसका अमली मुजाहरा करके बताएं। मलका ने सादान को पानी के उस प्याले के पास बुलाया और फिर उस पर तरह तरह के मनाजिर सादान को दिखाती रही। फिर बोली, ये वो ख्यालात हैं जो हमारे जहन में रहते हैं और हमारा इल्म इसका जवाब इस तस्वीर की शक्ल में इस पानी में पेश कर देता है। लेकिन हम तेरे बारे में सोचते हैं, तू कौन है, कहाँ से आया है, और देख इस प्याले में कोई तहरीक पैदा नहीं हुई। तेरे अंदर कौन सा तिलिस्म है जो हमारे इल्म को साकित कर देता है? हम तुझे इसमें तलाश नहीं कर पाए और यही एहसास हमारे जहन में है। मैं खुद तेरे हजूर मौजूद हूँ मलका, मेरे बारे में जो सवाल करना है मुझसे कर। मैं नहीं जानता मेरे बारे में तेरा इल्म खामोश क्यों, लेकिन मेरी जुबान तो तेरे लिए खामोश नहीं। सादान के अल्फाज पर देवी मुस्कुरा दी। उसने गहरी सांस ली और हाथ पीछे करके पहले अपने सर का बंधन खोला और दम के दम में नकाब या वो पूरा बुरका नीचे आ गया। बिजली सी चमक गई, पलकें झपक गई। हुस्न जमाल का ऐसा पैकर जो तसव्वुर में भी किसी ने ना देखा होगा। वो इस ज़मीन की सबसे हसीन तर मखलूक थी। औरत के हुस्न का तसव्वुर जहाँ तक इंसानी जहन की कायनात में पोशीदा हो सकता है वो सब मुजस्सम था। उज़्व उज़्व नूर के सांचे में ढला हुआ हुस्न जमाल के उस पैकर का कोई नक्श ऐसा ना था जो अपनी जगह बेमिसाल ना हो। सादान मबहूत हो गया और मैं जो उम्र की उस मंजिल में पहुंच चुका था जहां अब पैकर नुस्वानियत मुझे शिकस्त नहीं दे सकते थे। साकित तो जामिद खड़ा उसे देख रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि इस हुस्न जमाल की तारीफ की जाए या खामोशी इख्तियार की जाए। सादान बेखुदी के आलम में 2 कदम आगे बढ़ा और उसके रूबरू पहुंच गया। हसीन मलका की आंखों में मुस्कुराहट थी। मैंने कहा था ना कि तुम लोग मेरे हुस्न की ताब ना ला सकोगे, ताहम खुद को संभाल लो। ये सब कुछ मैंने तुम्हारी ख्वाहिश और तुम्हारी फरमाइश पर किया है, जबकि मैं ऐसा किसी के सामने नहीं करती। मैं जानती हूँ कि चश्म इंसानी मेरे हुस्न और जमाल की ताब लाने से कासिर है और तेरा ये हुस्न हज़ार बरस से कायम है। सादान ने सवाल किया। हाँ, मैं सूरज की बेटी हूँ। सूरज से बराह रास्त ज़िंदगी हासिल करती हूँ और ज़िंदगी हासिल करने का ये नुस्खा मुझे मेरे इल्म ने बताया है। तुम लोग नमूदे कायनात पर गौर करो। चांद, सितारे, हवाएं, बादल, पानी, सूरज, ये सब मुरक्कब होकर इंसानी शक्ल सूरत इख्तियार कर गए। हयात का सिलसिला इन्हीं से मुंसलिक है। अगर हम इंसानी बदन को रोज़ अव्वल से इन तमाम चीज़ों के हसूल का आदी बना लें तो फिर इंसानी जिस्म फना नहीं होता। हर चंद के ये तसव्वुर दुनिया की तमाम कौमों के लिए बातिल है, लेकिन चूंकि इसका तजुर्बा कभी कोई ना कर सका और तजुर्बे के लिए उम्र का वो पहला दिन चाहिए जब इंसान ने इस दुनिया में कदम रखा हो। मुझे किस तरह इन तमाम चीज़ों का आदी बनाया गया और किस तरह मेरे लिए कुछ किया गया, ये एक तवील कहानी है और इसका ताल्लुक तुम लोगों से नहीं है और ना ही तुम्हें इससे कोई दिलचस्पी होगी। लेकिन यह सब हुआ और मैं ये बन गई, और अब भी जब मुझे कोई खामी अपने बदन में महसूस होने लगती है तो 1 माह तक मैं ये इल्म दोहराती हूँ और फिर एक तवील ज़िंदगी मेरी हमरकाब होती है। इस दौरान आपकी ज़िंदगी गो ना गूँ हालात से दो चार होती रही होगी। ना होती तो शायद मुझे ज़िंदगी की इस तवालत में दिलकशी ना महसूस होती। बदलते हुए हालात ही तो ज़िंदगी को तहरीक देते हैं और ये तहरीक उसे ज़िंदगी अता करती है। मैंने तो ये सब कुछ तुम्हें बता दिया, लेकिन मुझे इससे कोई खतरा नहीं। मेरी ज़िंदगी और मौत मेरी अपनी तहवील में है। मैं जब तक चाहूँ जिंदा रह सकती हूँ और जब मैं मौत को अपनाना चाहूँ तो भी मेरे लिए मुश्किल ना होगी।
गोया ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि मैंने जिंदगी और मौत दोनों पर काबू पा लिया है। सादान के होंठों पर इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट फैल गई। गालिबन अब वो उसके शहर से निकल गया था और अपने उस मिशन के बारे में सोच रहा था जो उसकी ज़िंदगी का सबसे अहम मिशन था। इस अहम मिशन के लिए उसके आबा व अजदाद उसे मजबूर करते रहे थे और उन्होंने उसकी यहाँ तक रहनुमाई की थी। तब मलका ने कहा, बाहर तौर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों, तुम्हारी आमद से मुझे मुसर्रत हुई। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें इस वसी कायनात का एक एक चप्पा दिखाऊं। मैं बताऊं कि मैंने अपनी ज़िंदगी को ये तूल देने के लिए क्या क्या ज़राए इख्तियार किए हैं। क्या तुम ये देखना पसंद करोगे? दिलो जान से। हमें तुम्हारी इस दुनिया में आकर अजीब सा एहसास हो रहा है। लगता नहीं है कि इस दुनिया का ताल्लुक हमारी दुनिया से है। सादान ने संभल कर कहा और देवी मुस्कुराने लगी। फिर बोली, हसीन नौजवान, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कम लोगों को चाहा है। मैंने खुद को ख्वाहिशात की उन नापाक रस्सियों से आज़ाद कर रखा है जो इंसान के बदन को जकड़ देती हैं और फिर वो इन्हतात का शिकार हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि मेरे दिल में आरज़ू ही पैदा ना होती हो। सदियों पहले मेरे दिल में कोई आ बैठा था, लेकिन उसकी हकीकत ऐसी थी कि मैं उसे अपना नहीं सकती थी और मैंने उसके बदन को फना कर दिया। उसके फना के बाद मैं आज तक दुखों का शिकार हूँ। वो मुझे अक्सर याद आता रहता है, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे एहसास होता है कि शायद ये कमी पूरी हो सके। सादान ने गर्दन झुका ली। मलका चौंक कर बोली, अब मैं तुम्हारे आराम का इंतजाम कर दूं। मैं तुम्हें अपनी कायनात की सैर के लिए ले जाऊंगी। सुकून से रहो और ये समझो कि तुम अच्छे मेज़बानों के दरमियान हो। मैंने तुम्हें पसंद कर लिया है, बस तुम्हारी तकदीर की खूबी के लिए इतना ही काफ़ी है। वो अपनी जगह से उठी। उसने एक ताली बजाई। ताली बजाने से कबल उसने वह बुर्का अपने जिस्म पर पहन लिया और फिर चंद खादमाएं हाजिर हो गईं और मलका ने उन्हें चंद हदायत दी और उन्होंने गर्दन खम कर दी। थोड़ी देर के बाद हमें एक खूबसूरत और पुरसुकून ऐश गाह में मुंतकिल कर दिया गया। यहाँ जिंदगी की आसाइशें भरी हुई थीं। एक बहुत ही वसी और ईज़गार था जिसको दुनिया की हसीन तरीन चीज़ों से सजा दिया गया, उन चीज़ों से जिनकी तलब दुनिया वाले ख्वाब के आलम में करते हैं और उन्हें पा नहीं सकते। तमाम ज़रूरियात से फारिग होकर मैं और सादान सर जोड़कर बैठ गए। सादान ने सरगोशी के आलम में कहा, चचा जान, क्या सोचा, क्या देखा और क्या महसूस किया? कहानियों की बातें सच्ची साबित हो रही हैं। सादान इससे कबल अपनी दुनिया में, अपने वतन में, अपने बचपन में और फिर होशोवास के आलम में भी मैंने ऐसी कहानियाँ सुनी थी और इन्हें बच्चों को बहलाने का सामान समझकर नज़रअंदाज कर दिया। जाहिर है बच्चे ही ऐसी पुरलुत्फ़ कहानियों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। बड़ी उम्र होने के बाद इन तमाम चीज़ों का तस्वुर जहन से निकल जाता है, लेकिन आज ये महसूस हुआ कि किसी चीज़ को नज़रअंदाज करना मुनासिब नहीं है और हर चीज़ का वजूद होता है। सो मैंने अपनी आंखों से देख लिया। वो तो ठीक है चचा जान, लेकिन मैं अपने दुश्मन के सामने पहुंच चुका हूं और मेरे सामने कोई लाहे अमल नहीं है। मैं तो खौफजदा था सादान तुम्हारी तरफ से। क्यों चचा जान? सादान ने पूछा। मुआफ़ करना सादान, मेरे इन अल्फाज को अपनी तौहीन महसूस न करना। जवानी की ये उम्र तमाम जज्बाती बंधनों से आज़ाद होती है। एक लग़ज़िश मजनू को सारी ज़िंदगी सहरा में भटका सकती है। एक नज़र फरहाद के लिए ज़िंदगी का आखिरी पैगाम ले आती है। हुस्न ऐसी ही चीज़ है, ऐसी ही बेमिसाल शय है। ये नामुराद इंसानों को भटका देता है। मुझे खौफ था कि कहीं तुम इस देवी की बातों में आकर भटक ही ना जाओ। इसमें कोई शक नहीं है चचा जान कि वो हुस्न और जमाल में यकता है, और अगर वो सब कुछ ना होती तो मैं शायद उसकी आरज़ू में ज़िंदगी का आखिरी सांस भी सरफ कर देता। लेकिन मैं इस बात को नहीं भूल सकता कि मेरे आबा व अजदाद की रूहें एक महवर पर मेरी मुंतज़िर हैं। वो मेरी कार्रवाइयों का इंतज़ार कर रही हैं, और मैं जो उनमें से हूँ और जो मुझसे हैं और जिन्होंने मेरी तख्लीक में हर तरह का ताउन किया, वो मेरे लिए मोहतरम हैं। मेरी ख्वाहिशात तो यही कहती हैं कि मैं दुनिया की हर शय भूल कर उसके कदमों में ज़िंदगी के आखिरी सांस भी गुजार दूँ। लेकिन मेरा फ़र्ज़ कहता है कि वो उनके दुश्मन है जो मेरे अपने थे और जिसके ज़रिए उन्हें अज़ियत और तकालीफ का सामना करना पड़ा और ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। मुझे उनका इंतकाम लेना है। चुनाचे चचा जान, मैंने फ़ैसला किया कि मैं उससे इंतकाम लूँगा। अब जबकि तकदीर ने मुझे उस तक पहुँचा ही दिया है तो फिर क्या हर्ज है कि हम उसको फना करके यहाँ से चलें। गोया तुम अपने इरादे में मजबूत हो चट्टानों से ज़्यादा। मुझे मुतज़लज़ल करने के लिए बस वो चंद लम्हात काफ़ी थे जब मैंने पहली बार उसकी शक्ल देखी। लेकिन अब जबकि मैं उन लम्हात से गुजर चुका हूँ और अपने फ़ैसले पर अटल हूँ, तो यूँ समझ लें कि अब दुनिया की कोई ताकत मुझे मेरे फ़ैसले से हटा नहीं सकती। जिंदाबाद सादान, मैंने गलत फ़ैसला नहीं किया था। सादान मुस्कुराने लगा। फिर उसने कहा, सवाल यह है चचा जान कि अब हमें क्या करना चाहिए। वो तुमसे मुतासिर हो गई है, वो तुम्हें अपना कुछ बनाना चाहती है। उसे यही रास्ता दिखाते रहो और ख़ुद को उसके लिए मोम कर लो, और फिर जिस वक्त वो तुम्हें यहाँ से लेकर अपने तिलिस्म कदे में जाए जहाँ से वो ज़िंदगी पाती है, तो तुम मुझे भी साथ रखना। वहाँ चलकर हम वो तमाम चीज़ें देखेंगे और फिर उसके बाद हम कोई फ़ैसला करेंगे।
میں نے کہا اور سعدان نے گردن ہلا دی۔